आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इशू एंड डिबेंचर एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। चैप्टर नंबर 13 कंपनी लॉ का। इससे पहले हम ऑलरेडी सभी चैप्टर कवर कर चुके हैं, केवल और केवल प्रोस्पेक्टस के चैप्टर्स को छोड़कर। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इशू करते हैं अलॉटमेंट को, कैसे हम इसको इशू नहीं करते, कैसे हम अलॉटमेंट करते हैं डिबेंचर्स की। अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन पेपर, मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर है कॉर्पोरेट का। अगर आपको इनकी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बोल देना। और इसके अंदर देखिए आपको एक क्वेश्चन दिखाते हुए जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से जो आने वाला है, क्योंकि बच्चे समझते हैं कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा 14 चैप्टर पे कूद जाते हैं जो केवल 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डिबेंचर्स और शेयर्स के बारे में बताइए, और कैसे कितने तरह के डिबेंचर्स होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ डिबेंचर्स, एंड हाउ डू दिस डिफरेंट फ्रॉम द शेयर, कैसे ये शेयर से डिफरेंट है, उनके बारे में डिस्कस किया गया। एक तो 15 नंबर का ये हो गया। दूसरा यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट डिबेंचर ट्रस्ट डीड, डिबेंचर ट्रस्ट डीड होती क्या है, क्या इसका रोल होता है। तो ये जो चैप्टर है वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्किप करके बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मीनिंग समझते हैं डिबेंचर्स क्या होते हैं। जैसे शेयर्स, कंपनी का मीनिंग हुआ था ड्राइव, कहाँ से, लैटिन वर्ड से। कंपनी का मीनिंग हुआ था ड्राइव्स, लैटिन वर्ड के कौन से वर्ड से, कंपेन से, राइट, हमने इसको पढ़ा था। तो इसी तरह से डिबेंचर्स वर्ड भी ड्राइव हुआ है लैटिन ही वर्ड से, तो आपको याद करने में बहुत ईजी होगा। कंपनी लैटिन की है, लैटिन वर्ड से क्रिएट हुई है, और हमारी शेयर्स भी लैटिन वर्ड से हुई है, और डिबेंचर्स भी हमारे लैटिन वर्ड से हुआ है। तो लैटिन वर्ड एक लैटिन लैंग्वेज है, कभी ऐसे ही बोलो लैटिन लैंग्वेज है, उसके से क्या है ड्राइव हुआ। जो वर्ड है उसका नाम क्या है, डिबेरा। आपको पता है बाहर विदेशों में डेबिट क्रेडिट नहीं बोलते, डेबिट क्रेडिट नहीं बोलते, वो क्या बोलते हैं, डबेरा क्रेडेरा। वो होता मतलब यही है, बट उनकी थोड़ी सी टर्म कंडीशन अलग होती है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में। तो वहाँ पर डबेरा क्रेडेरा बोलते हैं, और यहाँ पर डिबेंचर्स का मतलब क्या है, डबेरा, और डबेरे का मतलब क्या है, जो जिसका मीनिंग है जिसने क्या है लोन लेना है, टेकिंग अ लोन, लोन लेना, किसी से भी लेना, पब्लिक हो, बैंक हो, कोई भी सेक्टर है, उन सभी से लोन लेना। ऐसी कंपनी जो डिबेंचर इशू कर रही है, दैट मीन्स अपनी क्या है लाइबिलिटी क्रिएट कर रही है इन फ्यूचर्स में। समझ में आई। एक तो हम शेयर इशू करते हैं जो कंपनी का खुद का पैसा होता है और उसी को इशू करती है ना, और एक दूसरा पैसा होता है जो कंपनी बाहर से उठाती है, और बाहर से उठाया हुआ पैसा हमारे लिए एक लोन की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि हमें उसको इन फ्यूचर हमें उसे पेमेंट करनी होगी, इन फ्यूचर हमें उसकी इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी, है ना। जैसे बैंक से हम लोन लेते हैं, हम आईएफएस में पढ़ते आ रहे हैं, हम उसके 4 चैप्टर कवर कर चुके हैं। आईएफएस में भी हमने पढ़ा था कि कैसे बैंक की जो इंटरेस्ट रेट है सेटअप की जाती है, कैसे बैंक हमारा इंटरेस्ट चार्ज करता है। इसी तरह से डिबेंचर्स होता है, डिबेंचर्स होल्डर जो डिबेंचर्स को होल्ड करेंगे, जो डिबेंचर्स को खरीदे होंगे, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पे मीनिंग समझिए आप, देखिए जो लिखा हुआ उसको पढ़ाती हूँ मैं। ये कहती है कि डिबेंचर्स जो ड्राइव हुआ लैटिन वर्ड से हुआ था डबेरा, जिसका मतलब है टेकिंग अ लोन। देखिए ठीक है, टेकिंग अ लोन व्हेन अ कंपनी वांट टू टेक अ लोन ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस। जब एक कंपनी चाहती है कि लंबे टाइम के लिए हम क्या ले, लोन ले, तो वो क्या करेगी, कंपनी लोन लेगी, इट्स इशू, वो इशू करेगी, कंपनी लोन लेने के लिए डिबेंचर्स इशू करेगी, डिबेंचर स्टॉक इशू करेगी। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस मैं अभी बताऊंगी थोड़ी देर में, क्योंकि यहाँ ये दिखाई दे रहा होगा ये बॉक्स, ये इसी का डिफरेंस है, तो इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिबेंचर्स और डिबेंचर स्टॉक को इशू करेगी। और जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं तो कंपनी एक डॉक्यूमेंट देती है, जैसे कि शेयर्स के अंदर हमने पढ़ा था कि कंपनी क्या करती है, शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है। इसी तरह से कंपनी डिबेंचर्स सर्टिफिकेट भी इशू करती है, जिसे हम क्या कहेंगे, डॉक्यूमेंट इशू करती है। और वो नॉलेज होगी कि किस व्यक्ति का डिबेंचर्स की अमाउंट कितनी है, उसके ऊपर कॉमन सील लगेगी कंपनी की, कंपनी ने इस दिन ये कंपनी है, इसने डिबेंचर इशू कर रखे हैं, एंड गिव अ अंडरटेकिंग ए रिपे द डेट एट ए स्पेसिफाइड डेट। ये कहती है कि जब इनका टाइम आएगा डिबेंचर्स होल्डर को पैसा देने के लिए। देखिए यहाँ पे कंपनी है और यहाँ पे ये पर्सन है, कंपनी ने इन पर्सन से क्या उठा रखे, पैसे उठा रखे,
वापिस कब देगी? जब इन्होंने एक जो डॉक्यूमेंट होगा ना, उस डॉक्यूमेंट में लिखा होगा कि इस डेट को, फला डेट को ये वाले डेटर्स, ये वाले जो डिवेंचर्स है इनकी पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो मीन्स कि जो स्पेसिफाइड टाइम होगा उस टाइम पर इन पर्सन को क्या मिल जाएगा? पैसा मिल जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। और दूसरी बात, इसके अंदर स्पेसिफिक द कंडीशंस रिलेटेड टू द लोन टेकन बाय द कंपनी। ये कहते हैं कि ये कंडीशन है कि पहली बात उसके ऊपर कॉमन सील होगी कंपनी की, और एक्नॉलेजमेंट होगी कि हाँ तुमने शेयर्स इशू करवा, सॉरी शेयर्स इसलिए आ रहा है क्योंकि इतने चैप्टर शेयर 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 इन IFS के अंदर भी शेयर शेयर चलता रहता है, और फोर्थ सेमेस्टर की में भी शेयर चलता रहता है, और MCOM के में अंदर भी शेयर चलते रहते हैं। सो अगर मैं कहीं डिबेंचर्स की जगह शेयर्स बोल दूँ तो उसको डिबेंचर ही समझना। ठीक है, क्योंकि बोलते बोलते ये भी नहीं पता चलता कि मैं दो वर्ड सिमिलर हैं, क्योंकि उनकी सेम तरह से हैं, बट ये एक दो डिफरेंस है कि ये तो लोन की तरह ट्रीट किया जाता है, शेयर्स क्या होता है हमारी खुद की एसेट्स होती है, उन्हें वो होती है। बाकी लगभग से लगभग 95% क्या है, इनका काम सिमिलर है। सो दैट्स वाई थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। ठीक है, सो यहाँ पर डेफिनेशंस देखते हैं नंदे एंड दत्ता के अकॉर्डिंग। क्या कहते हैं कि डिबेंचर इज द इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट क्या है? एक डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा सिस्टम है जो इशू करती है कंपनी के द्वारा। वैसे काफ़ी सारी है, बट मैंने इसलिए चुना क्योंकि जो अभी मैंने ऊपर समझा है ये सेम एज इट इज इस डेफिनेशन के अंदर। ठीक है, ये कहते हैं कि जो डिबेंचर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इशू करती है कंपनी, और कंपनी कैसे इशू करती है? इट्स कॉमन सील लगा देगी तो पक्का कंफर्म हो जाएगा कि वो इसी कंपनी ने क्या कर रखे हैं, डिवेंचर्स के से डिवेंचर होल्डर से पैसा उठा रखा है, मतलब कि आउटसाइडर से पैसा उठा रखा है। सील एक्नॉलेजमेंट ए डेट एंड सेटिंग फोर्थ द टर्म अंडर विच इज इशू एंड टू बी रिपेड। ये कहते हैं कि एक्नॉलेजमेंट होती है, आपको नॉलेज होती है कि हाँ मैंने इतने पैसे हैं, इतने पैसों को वापस लौटाना है, एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर एक स्पेसिफिक अमाउंट आपको रिटर्न करनी होगी। ठीक है, ठीक है, ये जो करैक्टरिस्टिक्स है सेम एज इट इज है। थोड़ा गो थ्रू कर देती हूँ, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है वही एज इट इज है। देखिए डिबेंचर्स क्या है, कंपनी इशू करती है। ठीक है, और इट इज इशू अंडर द कंपनी कॉमन सील के अंदर होती है। स्पेसिफिक अमाउंट ये होती है। ठीक है, क्यों स्पेसिफिक अमाउंट उठाई जाती है, और स्पेसिफिक अमाउंट को एट द टाइम ऑफ द रिडम्पशंस उन्हें रिडीम कर दिया जाता है, उन्हें वापस दे दिया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्हें देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स कि जितना पैसा उठाया, जैसे कि बैंक हमसे लोन के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करती है, वैसे ही ये इन व्यक्तियों को भी कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को मीन्स की इन पर्सन को लोन इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और प्लस में प्रिंसिपल अमाउंट देनी पड़ेगी आफ्टर टाइम के बाद। ठीक है, नेक्स्ट है इट डिबेंचर्स नॉर्मली नॉट ऑलवेज सक्सेड, और ये अभी नेक्स्ट आने वाला है, जब तक आप क्या नहीं करने वाले, टाइप ऑफ डिबेंचर्स नहीं पढ़ने वाले। ये कहते हैं कि डिबेंचर्स जरूरी नहीं होता सिक्योर्ड हो, ये अनसिक्योर्ड भी हो सकता है, और भी तरह के डिबेंचर होते हैं। तो इस पॉइंट को हम थोड़ा सा होल्ड करके रखते हैं आगे, क्योंकि हम टाइप ऑफ पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, तो आपको पूरी तरह से डिस्कस पता लग जाएगा कि होता क्या है। नेक्स्ट कहते हैं कि द होल्डर ऑफ द डिबेंचर डज नॉट हैव द राइट टू वोट। हाँ, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डिबेंचर्स होल्डर होते हैं उन्हें किसी भी तरह का राइट नहीं होता कि वो क्या करे, वोटिंग पावर करे, कि वो अधिकार नहीं है होता उनको कि वो वोटिंग राइट कर सके। मीन्स कि किसी भी मीटिंग के अंदर अपना पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते। बस जस्ट ओनली ये है कि कंपनी को पैसा दिया हुआ है कि वो बन गए डिबेंचर होल्डर, और जो डिबेंचर्स के जो पर्सन उन्हें कंपनी को पैसा देते हैं उन्हें हम बोलते हैं डिबेंचर होल्डर। ठीक है, अब डिबेंचर स्टॉक क्या होते हैं? देखिए आपने अपने घर का स्टोर देखा है, एक आप अगर शॉपकीपर है, आपके पापा की एक शॉप है, और वो मान लीजिए जैसे कि कहीं दूर नहीं जाते, अपने सबसे पहले सबको क्या जरूरत होती है, राशन पाने की दुकान बहुत ज़्यादा सबके लिए ज़रूरत है, क्योंकि उसमें से सारा सामान आता है। वो क्या करता है, जब तक अब देखो उसको डेटॉल की साबुन बेचनी है या फिर लाइफबॉय की साबुन बेचनी है, तो केवल क्या एक पीस लेके रखेगा? नहीं ना, इनका बंडल रखेगा। ये तो एक में कितने आते हैं, 4 आते हैं, ऐसे 4 केक पता नहीं कितना स्टॉक होगा।
है ना। एक इंडिविजुअल को जब हम इकट्ठा कर लेते हैं, काफ़ी सारे ग्रुप में इकट्ठा कर लेते हैं, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? स्टॉक बोलते हैं, राइट। इसी तरह से डिबेंचर्स के अंदर है, एक होगा, एक हुआ तो डिबेंचर्स, अगर काफ़ी सारे हुए तो डिबेंचर्स स्टॉक होगा। वो क्या होगा? डिबेंचर स्टॉक होगा। यहाँ पर यही है कि ग्रुप ऑफ डिबेंचर्स, देखिए, ए बोरोड कैपिटल ऑफ अ कंपनी कंसोलिडेट इन अ वन मास, एक इतनी जो एक कैपिटल की जो कंपनी ने बोरो की थी कैपिटल, उन सभी को कंसोलिडेट किया जाए, मतलब कि इकट्ठा कर दो, और उस इकट्ठा किए हुए पैसे को क्या कहेंगे? इकट्ठा किए हुए डिबेंचर्स को क्या कहेंगे? डिबेंचर स्टॉक कहेंगे। देखो मैंने यहाँ पे मीन्स कि पहले मैंने जब समझाया था बच्चों को, जब मैं पढ़ाती रहती हूँ इसको ऐसे सर्कल करके बताती रहती हूँ। नॉर्मली बहुत सी बातें होती हैं जो मेरी ऑलरेडी लिखी होती हैं, क्योंकि मैं इन चैप्टर्स को ऑलरेडी कवर कर चुकी होती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर डिबेंचर्स के अंदर क्या इंक्लूड होगा? मीन्स डिबेंचर किस किस में इंक्लूड होगा? जैसे कि मैं ये बोलती हूँ कि इसके ये भी टाइप है, जैसे कि लोन आप कहाँ कहाँ से ले सकते हो। मैंने आईएफएस में पढ़ाया था, आपको अगर लोन लेना है तो आप कहाँ कहाँ से ले सकते हो? आप बैंक से भी ले सकते हो, आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर से भी ले सकते हो, है ना। सबका काम एक ही होता है, पैसे देना, है ना। तो इसी तरह से डिबेंचर किस किस में इंक्लूड होगा? डिबेंचर स्टॉक के अंदर इंक्लूड होगा, बॉन्ड के अंदर इंक्लूड होगा, अदर सिक्योरिटी के अंदर इंक्लूड होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इतना कुछ नहीं लिखा हुआ, सीधे हम जाते हैं यहाँ पर डिफरेंस के ऊपर, ठीक है। सबसे पहली बात, डिबेंचर एंड डिबेंचर स्टॉक में होता क्या है? डिबेंचर एक सिंगल होती है, डिबेंचर स्टॉक हमारा क्या होता है? ग्रुप ऑफ डिबेंचर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ ए लोन टू द कंपनी एंड इज ऑलवेज फिक्स डोमिनेशन। डोमिनेशन का मतलब होता है ये एक के ऊपर फोकस करता है, सभी के ऊपर, मतलब कि सबकी। अगर देखिए, अब मान लीजिए, अब तो मैंने लाइबॉय का लिया है, सभी की वैल्यू एक ही होगी, ठीक है। मान लीजिए मेरा पूरा साबुन का स्टॉक है, एक लाइबॉय है, एक डेटोल है, एक और कौन सी होती है, सेवलॉन है, मिंटोस है। मिंटोस आई होप टॉफी का नाम है, चलो कोई नहीं, मान लेते हैं ABCD, इतनी सारी साबुन है, सबका प्राइस अलग अलग होगा। लाइबॉय की मान लीजिए पूरे का पूरा पैकेट 68 रुपीज़ का आता है, पता नहीं, मुझे कभी बोलो कि मैडम ने इतना सस्ता दे दिया, महंगा दे दिया। डेटोल का आता है मान लीजिए 78 का आता है। इस वाली प्रोडक्ट का आता है, मतलब ये साबुन जो है दूसरी तीसरी जो है, इसकी ये मान लो जी 90 में आता है, ये 110 में आती है, ठीक है। तो सबका प्राइस, एक एक यूनिट का प्राइस क्या है? डिफरेंट है। बट एक डिबेंचर्स की बात की जाए, इसकी इस साबुन के अंदर मैंने बताया था 4 बटियां होती हैं, 4 पैकेट्स होते हैं, बट इन 4 पैकेट्स का तो प्राइस तो सेम रहेगा ना। अगर मैं अलग अलग चीज साबुन की बात करूं तो उनका डिफरेंट है। तो अगर एक की बात की जा रही है, सेम प्राइस की बात की जाए तो डिबेंचर्स है, अगर डिफरेंट की बात की जाए तो डिबेंचर स्टॉक कहेंगे, क्योंकि स्टॉक में डिफरेंट प्राइस के सामान रखे रहते हैं सेम नेचर के, राइट। तो ये कहते हैं अगर आपका शेयर्स क्या है, एक शेयर 100, सॉरी, आपका डिबेंचर्स, एक डिबेंचर्स की वैल्यू 100 रुपये है, तो हर डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपये होगी। बट अगर स्टॉक की बात की जाए, डिबेंचर्स काफ़ी तरह के होते हैं, सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, पार्टिसिपेशन है, नॉन पार्टिसिपेशन है, बियरर है, रजिस्टर्ड है। इन सभी की जो प्राइस वैल्यू है अलग अलग होगी, और इन सभी को कलेक्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा स्टॉक। अगर इंडिविजुअल की बात की जाए तो ये रहेंगे खाली डिबेंचर्स, ठीक है। कैपेबिलिटी ऑफ द होल्डर टू सू, कौन कोर्ट में जा सकता है अगर कंपनी ने पैसा नहीं दिया? कौन जा सकता है? डिबेंचर होल्डर ही जाएंगे, नॉर्मल सी बात है, इनके पास कोई राइट ही नहीं होता है। तीसरा, ट्रांसफर मीन्स कि डिबेंचर्स क्या है? एक डॉक्यूमेंट है, एक क्या है, एक डिबेंचर्स होल्डर को एक डिबेंचर का सर्टिफिकेट दे जाता है। इन फ्यूचर आज उसने कोई शेयर्स डिबेंचर्स परचेज किए हैं, मान लीजिए उसने सिक्योर्ड डिबेंचर्स कंपनी को दिए हैं, ठीक है। तो सिक्योर्ड के अंदर क्या होगा कि अगर कंपनी ने, एग्जाम्पल है, हर केस में यही होगा, कभी सोचो ये जितने भी टाइप्स मैंने भी बोले थे उन सभी केस में होगा, वैसे हम डिस्कस करेंगे भी। कंपनी को क्या करना पड़ेगा? डिबेंचर्स होल्डर्स की, इस पर्सन को पैसा लौटाना पड़ेगा। अगर कंपनी ने नहीं लौटाया तो क्या होगा? तो ये पागल हो जाएगा, इसका दिवालिया घोषित हो जाएगा। इसके पास ही जितने पैसे थे उसने कंपनी को दिए थे, कंपनी ने उसको वापस ही नहीं दिए, तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी ना। इसने जो सोचा था वो होगा नहीं, तो पागल ही होगा ना।
तो नॉर्मल सी बात है, ये थोड़ा सा हंसी मजाक इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको आसानी से पूरा चैप्टर समझ में आ जाए, ठीक है। तो अगर कंपनी इसके पैसे नहीं देगी तो क्या होगा, तो ये जो पर्सन है ना, डिबेंचर्स होल्डर है, वो कोर्ट में जा सकता है कि कोर्ट को दरवाजे खटखटाएगा, अपील करेगा, है ना। वो कहेगा कोर्ट साहब, इस कंपनी ने मैंने इस कंपनी को पैसे दिए थे और इस कंपनी ने मेरे अभी तक लौटाए नहीं और लौटाने के लिए मना भी कर रही है, तो दो मुझे रास्ता दो, तो ये जा सकता है। पर डिबेंचर स्टॉक नहीं जा सकता, उसे किसी भी तरह का राइट नहीं है कि वो केस में। हम यहाँ वापिस उस वाले पॉइंट पे पहुंच गए, तो नीचे आ जाओ। ट्रांसफर भी यही कर सकता है, जिससे इस तरह के राइट होते हैं, ये ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्टैंप किसके ऊपर लगती है? स्टैंप हमारी डिबेंचर्स के सर्टिफिकेट, जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट बताया था, उसके ऊपर लगती है। डिबेंचर्स मस्ट बी नेसेसरी बी स्टैंपिड, मतलब कि जरूरी है उस डॉक्यूमेंट के ऊपर स्टैंप लगे। बट डिबेंचर स्टॉक के अंदर कोई जरूरी नहीं होता स्टैंप लगे कंपनी की, बिकॉज इट इज अ ट्रस्ट डीड अभी पढ़ेंगे कि ट्रस्ट डीड होती है, क्या होती है। आपको बस थोड़ा सा हिंट बता देती हूँ, एक ऐसा पर्सन होता है जो इन सभी की डिबेंचर्स जो स्टॉक के अंदर रखे हैं ना, जितने सारे अभी हमने बताया, इनको मेंटेन भी तो कोई करेगा। जैसे कि वेयर हाउस के अंदर काफी तरह का सामान होता है, तो वेयर हाउस कीपर होता है ना, तो उस सामान की देखभाल करता है। तो इसी तरह भी एक हमारा ट्रस्ट डीड होती है, जो वो पर्सन है जो क्या करता है, इन सभी डिबेंचर्स की क्या रखता है, रखवाली रखता है, इन सभी डिबेंचर्स की इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है, ठीक है। सो इसीलिए इसे डिबेंचर स्टॉक को कंपनी के स्टैंप की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट आता है फुल्ली पेड अप एंड हाफ पेड। ये कहते हैं कि जो डिबेंचर स्टॉक है, डिबेंचर स्टॉक हमेशा फुल्ली पेड अप होगा, मीन्स की पूरी तरह से इसकी पेमेंट की जाएगी। बट अगर डिबेंचर्स की बात करें तो हाफ भी होता है, पार्टली भी होता है, और आधा अधूरा, कहते हैं ना आधा अधूरा लटका काम, है ना, ये डिबेंचर होल्डर हो सकते हैं। इश्यू, डिबेंचर इज पार्टली पेड एट इशू। डिबेंचर्स होते हैं आधे अधूरे भी इशू किए जा सकते हैं, बट डिबेंचर स्टॉक हमारा फुल्ली पेड भी इशू किया जाएगा। समझ में आ रही है आप सभी को बातें, ठीक है। यूज ऑफ चार्जेस, ये कहते हैं कि द होल्डर ऑफ द डिबेंचर हैज अ राइट ऑन द कंपनी प्रॉपर्टी विद विच ही एक्सरसाइज इन वेरियस वे। ये कहते हैं कि जो डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर्स होल्डर होते हैं, उन सभी को राइट होता है कि कंपनी की जो प्रॉपर्टी है ना, उस प्रॉपर्टी को वो किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, अगर, क्योंकि अगर वो सिक्योर्ड हुआ, तो जैसे कि हम बैंक के अंदर अपनी प्रॉपर्टी को रख के आते हैं, लो हमारी प्रॉपर्टी लो, हमें लोन दो, इसी तरह से कंपनी भी करती है, इस सिक्योरिटी को क्या करती है, ऐसी कुछ एक सिक्योरिटी पर्सन को दे देती है कि इन केस में अगर पैसा नहीं दे पाऊँ तो आप इनको सेल करके सामान ले लेना, तो इनका यूज आप कर सकती हो। बट द चार्ज रेस्ट विद अ बॉडी ऑफ पर्सन टू कीप वॉच ऑन द होल्डर इंटरेस्ट। ये और ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से लिंक है, सो इसलिए बोलूंगी थोड़ा सा सब्र कीजिए, हम अभी आते हैं, ठीक है। डिबेंचर होल्डर, स्टॉक होल्डर के अंदर तो, शेयर होल्डर के अंदर तो आपको डिफरेंस नॉर्मली सी पता ही होगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है इससे पहले मैं ऑलरेडी इस पॉइंट को डिस्कस करवा चुकी हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको वैसे भी करवा देती हूँ, क्योंकि जो लास्ट चैप्टर है हमारा बोरोइंग का, वो लगभग इसमें जैसे 5 पेज है ना, पांचों के पांचों पेज एज इट इज उसमें आए हुए हैं, सो इसलिए आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। 2 मिनट के अंदर समझ लेते हैं। ये कहते हैं कि मेंबरशिप डिबेंचर होल्डर क्या होता है, मैंने बताया था, कंपनी ने बाहर से पैसा उठाया हुआ है, तो ये कंपनी के बनेंगे क्रेडिटर, क्योंकि कंपनी को उनको देना है, कंपनी ने इन व्यक्तियों को क्या देना है, पैसा। बट ये क्या कहेंगे, मेंबर, क्योंकि ये कंपनी की खुद का पैसा है, बट लोगों ने इनके शेयर्स परचेज कर रखे हैं, पैसे के बदले एक डॉक्यूमेंट ले रखा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डिविडेंड ऑन इंटरेस्ट। डिविडेंड किसके ऊपर पे किया जाता है, इंटरेस्ट किसको दिया जाता है। हमेशा याद रखना, बाहर से उठाए वाले पैसे के ऊपर हमेशा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे बैंक हमारे लोन के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है, वैसे ही कंपनी ने जब बाहर से पैसा उठाया तो कंपनी को उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बट शेयर होल्डर क्या गेट करते हैं, डिविडेंड। रिटर्न ऑफ मनी मीन्स की पैसे की वापसी कब होती है, पैसे की वापसी। द अमाउंट एडवाइज बाय द डिबेंचर होल्डर इज रिटर्न आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड। मैंने बताया था
एक आफ्टर एक लिमिट आने के बाद, जैसे कि स्कूल की फीस 31 तारीख के बाद, सॉरी 31 तारीख से पहले पहले आपको सबमिट करवानी होती है हर एक महीने की, तो क्या होता है इसी तरह से डिबेंचर्स की भी रिडम्पशन की टाइम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि सॉरी शेयर होल्डर की क्या बोलते हैं उसको, रिटर्न कब होती है, जब कंपनी बंद होगी। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि कंपनी बंद होगी तब देंगे, नहीं देंगे, नहीं। शेयर के अंदर ये होता है कि जब कंपनी बंद होगी, कंपनी का खुद का पैसा है भाई, है ना, तो इसलिए एट द एंड में शेयर होल्डर को उनके परचेज किए हुए शेयर्स की अमाउंट वापस कर देगी। स्टेटस क्या है इन होल्डर्स का स्टेटस क्या है, ये मैंने बताया क्रेडिटर होते हैं, ये एक तरह से कंपनी के अंदर पार्ट ऑफ ओनर, जो इक्विटी होते ओनर की तरह ट्रीट की जाती है। वोटिंग इन मीटिंग, वोटिंग ही नहीं कर सकता, बताया था मैंने वही बात। तो अगर ध्यान से आपने मेरा लेक्चर शुरू में ही सुन लिया होता तो आपको इतना गहन तरीके से अब इन सभी चीज़ों को समझने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये छोटी छोटी टर्म्स है। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं जब भी कोई वीडियो शुरू होती है मेरी, तो उस चीज़ को आप स्टार्टिंग में पढ़ो, क्योंकि जो कंसेप्ट होता है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर देती हूँ, फिर उसको मुझे बुक पे से पढ़ना होता है, रटाया नकल मार के पढ़नी होती है मुझे, और कुछ नहीं करना होता। तो वोटिंग राइट डिबेंचर होल्डर को नहीं होती, वोटिंग राइट हमारे शेयर होल्डर को होती है। प्राइमरी राइट क्या होता है डिबेंचर होल्डर की, कि प्राइमरी राइट ये है कि उसे शेयर होल्डर से पहले पैसा रिसीव करने का अधिकार होता है, बस यही इसका राइट है। उसे शेयर होल्डर से पहले पैसा, मीन्स कि अगर कंपनी लॉस में है तो पहले डिबेंचर होल्डर को पेमेंट की जाएगी, उसके बाद हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट की जाती है, और उसके बाद अगर पैसा बचता है तो बेचारे इक्विटी शेयर होल्डर को दे देंगे। तो इसलिए कहते हैं इक्विटी या तो सारा ही ले लेगी बचा हुआ प्रॉफिट, या उसे एक भी पैसा नहीं मिलेगा, मीन्स की एक भी पाई नहीं मिलने वाली है एट द एंड। और इस शेयर होल्डर की प्राइमरी राइट क्या है कि उसे कोई प्राइमरी राइट नहीं है, क्योंकि उसको बाद में पेमेंट होती है, हर चीज़ उसको बाद में होती है, सबसे पहले डिबेंचर्स के अंदर होती है। फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, जो अमाउंट पेड फॉर ए डिबेंचर्स लोन टू द कंपनी, मीन्स की जो इन्वेस्टमेंट है, देखो इन्वेस्टमेंट तो दोनों तरीके से हुई है, चाहे डिबेंचर्स होल्डर ने की है चाहे शेयर होल्डर ने की है, कंपनी के अंदर तो इन्वेस्टमेंट ही हो रही है। बट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ट्रीट होगा, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये माना जाएगा, कंपनी जब अगर डिबेंचर होल्डर क्रिएट कर रही है, मीन्स की डिबेंचर इशू कर रही है, तो कंपनी के लिए वो क्रेडिटर है, पेमेंट करनी है। पेमेंट क्यों करनी है, उन्होंने उससे पैसा उठाया, तो पैसा उठाने का अगर मैं सीधा लॉजिक जोड़ूं बैंक से, कि जब हम बैंक से पैसा उठाते हैं तो हम क्या मानते हैं, क्या हम उसको सेविंग मांगते हैं, नहीं मानते ना, क्योंकि सेविंग तो हमारे खुद का पैसा होता है, हम उसको खुद को ही क्या रखते हैं वहां बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा के आते हैं। बट जब हमें लोन लेना होता है हम उसको उठाते हैं पैसे को वहां से, तो ये डिबेंचर्स होल्डर इनकी लोन की तरह ट्रीटमेंट होगी। बट शेयर होल्डर की अगर बात की जाए तो ये हमारा कंपनी का कैपिटल होती है, कंपनी की कैपिटल होती है, ये लोन ट्रीट होगी। इसीलिए होते दोनों हमारे लाइबिलिटी साइड हैं, बट ये कंपनी के लिए अच्छा है, ये कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता, तो इसलिए इतना कंपनी को डिबेंचर्स इश्यू नहीं करने होते। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड, ये बार बार आ रहा है पॉइंट, डिविडेंड होगा या इंटरेस्ट होगा, हमने डिस्कस कर लिया, इसको डिविडेंड मिलेगा, इसको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अब क्लासेस ऑफ डिबेंचर्स वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, सो ध्यान से कान खोल के आँख खोल के सब कुछ खोल के बैठ जाओ और ध्यान से सुनना कि मैं क्या समझा रही हूँ। देखिए सबसे पहले आता है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। अब ये नाम आपको सुना सुना लग रहा है या नहीं सुना लग रहा है, लगना चाहिए, क्योंकि डिबेंचर रजिस्टर्ड का मतलब क्या होता है, जब किसी डिबेंचर होल्डर की डिटेल किसी रजिस्टर के अंदर, जैसे कि आपका कॉलेज के अंदर पूरा रजिस्टर में, हर टीचर के अलग अलग रजिस्टर में आपका नाम होगा कि रोल नंबर 11 ये है, रामू है, शामू है, D2 है, B2 है ना। तो ये सारे रोल नंबर वाइज, पूरी डिटेल वाइज, पूरे आपकी फीस के स्ट्रक्चर के वाइज आपके उस हर टीचर के अंदर, हर टीचर के रजिस्टर में होगी, तो ये होता है रजिस्टर। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं, डिबेंचर दैट हैव द नेम, एड्रेस एंड अदर पर्टिकुलर ऑफ द होल्डर रिकॉर्ड इन द कंपनी रजिस्टर, डिबेंचर्स होल्डर आर कॉल्ड द रजिस्टर्ड डिबेंचर। ऐसे डिबेंचर होल्डर जिनकी डिटेल रजिस्टर में सबमिट कर दी जाती है कंपनी के, तो उसे बोलेंगे रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। ठीक है, नाम से लिंक करके करो।
और रजिस्टर्ड डिबेंचर आर टू बी ट्रांसफर्ड ओनली इन द अकॉर्डिंग टू विद द कंडीशन इज इशू एंड द ट्रांसफर मस्ट नेसेसरी बी रिकॉर्ड इन द कंपनी। समझ में आ रहा है? अगर कोई डिबेंचर होल्डर इस शेयर्स को ट्रांसफर करना चाहता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन की ओर, तो इस वाले पर्सन का जिसके ऊपर था ये डिबेंचर, उसे इंफॉर्मेशन देनी होगी कंपनी रजिस्ट्रार को कि हाँ मैं मेरा डिबेंचर किसी दूसरे को दे रहा हूं। तो ये सभी इंफॉर्मेशन भी आपको क्या करनी पड़ेगी, रजिस्टर के अंदर सबमिट करनी पड़ेगी। और ट्रांसफर भी तभी कर सकते हैं अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा होगा। ठीक है, तो अब ये मत पूछना, ये मैं बताने वाली भी नहीं हूँ कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, क्योंकि मैंने इसको इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जो वीडियो है मेरी हजारों प्लस चल रही है। फिलहाल 1-2 महीने पहले अपलोड की थी, हजारों प्लस चल रही है। तो कारण क्या, बच्चों को समझ में आ रहा है तो आप भी देखिए अगर आपने नहीं देखी है। ठीक है, और हाँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है 1 से 1.5 घंटे का चैप्टर बनाने में, फिर उसे अपलोड करने में, देन उसे क्या है नोट्स तैयार करने में। ठीक है, कितना टाइम लगता है आपकी इस वीडियो के लिए। मैं सुबह अभी फ़िलहाल बता देती हूँ, मैं 4 बजे हुए हैं। ठीक है, और 4 बजे से मैं लगी हुई हूँ। और थोड़ा सा कॉर्पोरेट कीजिए तो, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, अगर कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए ये हो गया पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने पता है कॉलम क्यों बना रखे कि आप भी इसको एज इट इज ग्रुप में नहीं लिख के आना, ये लिख दिया रजिस्टर्ड, और फिर हमें क्या करना है पॉइंट्स बना के लिखना है। ठीक है, फिर आता है एक रजिस्टर्ड डिबेंचर इज नॉट ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स होते हैं नेगोशिएबल नहीं होता, क्योंकि नेगोशिएबल को हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, कंडीशन है कि आप कैसे ट्रांसफर करोगे। सो दैट्स वाई ये एक तरह से एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरह काम नहीं करता है, और इसकी सारी डिबेंचर होल्डर की सारी डिटेल रजिस्टर के अंदर सबमिट होती है। नेक्स्ट आता है बियरर डिबेंचर्स। बियरर डिबेंचर्स क्या होते हैं, ये देखिए, डिबेंचर दैट आर नाइदर रिकॉर्ड इन द कंपनी रजिस्टर नॉन रिक्वायर्ड टू बी प्रायर कंसेंट ऑफ द कंपनी फॉर द ट्रांसफर ऑफ द बियरर डिबेंचर्स। इसका जस्ट अपोजिट, रजिस्टर्ड था कि उसे सारी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, उसे रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा, उस हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ट्रांसफर कर रहा है तो ट्रांसफर नहीं कर सकता रजिस्टर्ड के अंदर, बट ये सारी फैसिलिटी इसके अंदर है। ना तो उसका नाम जो है डिबेंचर होल्डर का रजिस्टर के अंदर होता है, और ना ही उसे परमिशन लेनी पड़ती, किसी की प्रायर कंसेंट होता है, किसी की परमिशन नहीं पड़ती। किससे पहले, ट्रांसफर करने से पहले उस डिबेंचर्स को, उसे ऐसे डिबेंचर्स को क्या कहेंगे, बियरर डिबेंचर कहेंगे। दूसरे शब्दों में पढ़ते ही नहीं क्योंकि इतना मुश्किल लिखा हुआ है, छोड़ो उसको। नेक्स्ट आता है ओनली द होल्डर ऑफ ए बियरर डिबेंचर्स हैज अ राइट टू रिसीव द इंटरेस्ट और द प्रिंसिपल अमाउंट। केवल और केवल बियरर डिबेंचर्स को ही अधिकार होता है कि अपने इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट को वो एक टाइम के बाद वो रिसीव कर सके, उसे कहेंगे हम बियरर डिबेंचर्स। द ट्रांसफर ऑफ सच डिबेंचर डज नॉट इन्वॉल्व एनी लीगल प्रोसीडर। अगर उसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाना है ना, मान लीजिए ए पर्सन ने अपने डिबेंचर्स खरीदे, अब कंपनी को पैसा दिया हुआ था तो डिबेंचर होल्डर बन गया, तो वो क्या कहते हैं कि इस पैसे को किसी और की जगह इन्वेस्ट करूँ, या फिर जो डॉक्यूमेंट बना के दिया मैं कहीं और लगा दूँ, तो मुझे किसी की भी लीगल फॉर्मेलिटी, किसी की भी कंसेंट की जरूरत नहीं है, मैं फ्रीली उसे ट्रांसफर कर सकता हूँ। ना ही स्टैंप की जरूरत है, ना ही किसी लीगल प्रोसीडर की जरूरत है। जैसे बोलते हैं ना प्रोसीडर फॉलो करो, जब पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट करते, प्राइवेट कंपनी को पब्लिक के अंदर कन्वर्ट करते, उनकी बात की जा रही है। सिक्योर्ड डिबेंचर्स, सिक्योर्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं, सिक्योर्ड डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिनको, जैसे कि कंपनी हमसे क्या, बैंक हमसे क्या लेती है, सिक्योरिटी लेती है। जब हम बैंक से पैसा उठाते हैं तो इस पर्सन से वो क्या करती है, बैंक से बदले में सिक्योरिटी लेती है। क्यों लेती है, इन फ्यूचर इसने पैसा नहीं दिया तो जो बैंक है इसकी सिक्योरिटी को सेल करके अपने पैसे को रिकवर कर लेगी, है ना। तो इसी तरह से भी एक सिक्योर्ड क्रेडिटर वो क्रेडिटर होता है जिनको कंपनी अपनी कुछ एक प्रॉपर्टी का हिस्सा दे देती है, किसके फॉर्म में, पैसा उनसे ले लेती है और उनको प्रॉपर्टी का कुछ एक पार्ट उन्हें दे देती है। सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑन द, सॉरी चार्ज पढ़ लूँ मैं, असल में मेरे को नींद आनी शुरू हो गई है, नहीं सोना नहीं है, आपको पढ़ाना है। ये कहते हैं कि डिबेंचर विच आर द सिक्योर्ड बाय ए
चार्ज ऑन द, चार्ज ही लिखा हुआ, मेरी आंखें बंद क्यों हो रही है, चलो फोकस करते हैं। चार्ज ऑन द कंपनी प्रॉपर्टी आर कॉल्ड द सिक्योर्ड एंड मोर्टगेज डिबेंचर्स। ऐसे डिबेंचर्स को मोर्टगेज डिबेंचर्स भी कहेंगे, क्योंकि मोर्टगेज के अंदर भी हम क्या करते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी को बैंक के हाथों में रख कर लोन लेते हैं। इन केस द कंपनी डज नॉट मेक अ पेमेंट ऑफ द डिबेंचर, अगर कंपनी डिबेंचर्स की पेमेंट करने में नाकामयाब हुई तो डिबेंचर होल्डर को राइट है कि उनकी पेमेंट को रिलीज करने के लिए वो कंपनी की प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। ठीक है। और अनसिक्योर्ड इसके जस्ट अपोजिट है। अब देखो याद करने की ट्रिक क्या है, बी आर क्या होता है, रजिस्टर, आर से रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, बी का मतलब होता है बियर डिबेंचर, रजिस्टर्ड जिसका नाम लिखा हुआ है, जिसको ट्रांसफर नहीं कर सकते ऐसे सर्टिफिकेट, ऐसे डिबेंचर्स को। बियर के अंदर पूरी तरह से फ्रीडम है। ठीक है। आपने देखो, आपको मैं एक नोट दिखाती हूँ, आपको फिर समझ में आ जाएगा। देखिए इस नोट के ऊपर देखो कहाँ लिखा होता है, देखो ये लिखा दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा फोकस करती हूँ, देन आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखो क्या लिखा हुआ है, आई प्रोमिस टू पे द बियरर, ये वर्ड दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है बियरर, द सम ऑफ 10 रुपीज। पता है क्या कह रहा है ये कह रहा है कि ये जो 10 रुपये को मैं ट्रांसफर करने वाला हूं किसी दूसरे व्यक्ति को। अब इस किसी, जब आप किसी से सामान खरीदते हो तो आपको आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ती है कि हाँ मैं ये ट्रांसफर कर रहा हूँ, 10 रुपये का नोट देके मैं कोई सामान लेने जा रहा हूँ, नहीं लेनी पड़ती ना। तो एक डिबेंचर इस तरह से होता है कि जिसके ऊपर ऐसे लिखा होता है, उसके ऊपर किसी तरह का नाम नहीं लिखा होता, ना तो इस पर मेरा नाम लिखा हुआ है ना, ना ही आपका नाम लिखा हुआ है कि आप ही का नोट है, ये मेरा ही नोट है, नहीं ना। इसी तरह से डिबेंचर्स भी होता है कि डिबेंचर्स अगर वहाँ पे बियरर डिबेंचर्स लिखा हुआ है तो दैट मीन्स वो फ्रीली ट्रांसफर कर सकता है, और सिक्योर डिबेंचर्स है तो दैट मीन्स उसके पास कंपनी की कुछ एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि वो इन फ्यूचर अगर कंपनी ने उसे पेमेंट नहीं की तो उसे यूज कर सकता है। और अनसिक्योर्ड होता है जस्ट इससे अपोजिट, उसके पास किसी भी तरह की कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है। रिडीमेबल डिबेंचर्स और इरिडीमेबल डिबेंचर्स क्या होता है, रिडीमेबल डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है, जिसकी पेमेंट मीन्स की जो डिबेंचर्स थे, डिबेंचर्स होल्डर की जो पेमेंट है मीन्स की इनका जो पैसा है लौटा दिया, टाइमली, टाइम पर लौटाया है तो रिडम्पशन हुआ, अगर टाइम से नहीं लौटाया है उसे रिडीमेबल डिबेंचर्स कहते हैं। रिडीमेबल का मतलब क्या होता है, जो रिडीम कर दिया, जिसको वापस, रिडीम का अगर एक्चुअल मीनिंग होता है तो पैसे को वापस लौटा देना। व्हेन अ होल्डर ऑफ द डिबेंचर्स इज गिविंग द ऑप्शन दैट प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट ऑन ए स्पेसिफिक डेट ऑन ए डिमांड और नोटिस, एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर जब वो डिबेंचर्स होल्डर डिमांड करे कि लाओ मेरा पैसा दो, कंपनी मेरा पैसा दो, मुझे काम है इस पैसे का, तो ऐसे डिबेंचर्स को क्या कहेंगे, रिडीमेबल डिबेंचर्स कहेंगे। पैसा टाइमली नहीं लौटाया जाता उसे कहेंगे हम रिडीमेबल डिबेंचर्स। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इसका, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है कि आप डिबेंचर्स को स्टॉक के अंदर, स्टॉक को डिबेंचर्स के अंदर भी कन्वर्ट करते हैं कई बार, और डिबेंचर्स को शेयर्स के अंदर, शेयर्स को डिबेंचर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, और जिनको फ्रीली आप कन्वर्ट कर सकते हो बिना किसी की कंडीशन लिए विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम के अंदर, तो आपका डिबेंचर्स क्या है, कन्वर्टेबल है। मैंने आपको पढ़ाया था प्रेफरेंस शेयर्स की टाइप्स के अंदर, प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर भी लगभग आपको सेम नजर आ जाएंगे, बट ये तो पॉइंट उसके अंदर नहीं है, ये थोड़े अलग फीचर्स के। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात करने वाले हैं कैसे डिबेंचर्स को इशू करते हैं। अभी तो हम डिबेंचर पढ़ रहे थे, कितने टाइप के डिबेंचर होते हैं, डिबेंचर और डिबेंचर स्टॉक के अंदर डिफरेंस पढ़ा हमने। ठीक है, आने वाले 20 से 25 मिनट के अंदर हम ये पढ़ेंगे और देन हमारा लगभग चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक चैप्टर इंपॉर्टेंट है हमारे, रिडीमेबल अवेलेबल टू डिबेंचर होल्डर तक इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है रजिस्टर ऑफ द डिबेंचर। सो जल्दी से पढ़ते हैं कि इसके मेथड्स क्या है। सबसे पहली बात, आपको घर में मान लीजिए जैसे कि अब फिलहाल हमारे घर की मैं बात बताती हूँ, मेरे पापा जी को क्या बनाना था, घर बनाना है। ठीक है, उन्होंने घर बनाने से पहले क्या किया है, मेरे दादाजी से पूछा है कि कहाँ से सामान मंगाऊं, कब बनाऊं, किस सीजन में बनाऊं। फिलहाल हमारे घर अभी कंस्ट्रक्शन चली हुई है, आपको ये भी बता देती हूँ।
सो उस चीज के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेना। ये मेरे फादर हैं, ठीक है, और ये मेरे दादाजी हैं। इन्होंने इनसे पूरी तरह से कंसल्ट ली, इन्होंने अपने भाइयों से भी कंसल्ट ली, मीन्स कि मेरे चाचा जी हैं और मेरे सेकंड चाचा जी हैं और देन मेरे सेकंड थर्ड चाचा जी, उन सभी से इन्होंने क्या ली, कंसल्ट ली, कैसे कैसे मैं काम करूं, कैसे कैसे मुझे क्या है, कहाँ से मैं सामान मंगाऊं। तो ये क्या होती है, एक मीटिंग बिठाना होती है। इन्होंने एक स्पेशल डे रखा और सभी को इनवाइट किया कि आओ मुझे क्या बताओ, ये मैं करूं या ना करूं। इसी तरह से जब कंपनी में भी कोई नई डिबेंचर्स को जब हम इशू करते हैं, जब हम पैसा कहाँ बाहर से उठाते हैं, तो बाहर से उठाना पैसा एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसे हमें लोन की तरह मानते हैं, क्योंकि हमें उसे पेमेंट करनी पड़ती है और उस लोन की हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो इन सभी को इशू करने के लिए, मीन्स कि डिबेंचर्स को इशू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक रेजुलेशन पास करना पड़ेगा। और रेजुलेशन भी हमारे दो तरह के होते हैं। मैं हर वीडियो के अंदर ये वर्ड आते हैं तो हर बार मैं समझाती हूँ, अब की बार भी समझाऊंगी, सो इसलिए बोलती हूँ स्टार्टिंग से देखो तो यहाँ से थोड़ा सा आगे कर लोगे आप। तो रेजुलेशन हमारे दो तरह के होते हैं। रेजुलेशन एक तो हमारा होता है जनरल रेजुलेशन, एक होता है हमारा स्पेशल रेजुलेशन, ठीक है। जनरल रेजुलेशन क्या होता है, जिसके अंदर केवल 50-50% सहमति चाहिए। मान लीजिए यहाँ 4% है, मेरे पापा ने सहमति लेनी थी कि मैं घर बनाऊं या नहीं बनाऊं, या यहाँ पर फैक्ट्री करूं इनकॉर्पोरेट, तो फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करूं, इनकॉर्पोरेट नहीं होती, सॉरी। सो यहाँ पर मान लीजिए मेरे दो चाचा जी ने बोला कि नहीं मत करो, और मेरे दादाजी और दूसरे चाचा जी ने बोला कर लो, तो ये होगा जनरल रेजुलेशन, ठीक है। 50-50%, आधा आधा है। अगर एक और पर्सन इसमें आ जाए कि हाँ कर लो, बना लो अपना घर, तो क्या हो जाएगा, 75% जिसके अंदर आपको सहमति मिले किसी काम को करने के लिए, उसे हम कहेंगे जनरल रेजुलेशन। समझ में आया क्या कह रहे हैं, ठीक है। कहते हैं कि जो डायरेक्टर होते हैं वो रेजुलेशन पास करते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी में एक्सरसाइज द पावर टू इशू द डिबेंचर ओनली बाय द मीन्स ऑफ द पासिंग द रेजुलेशन। और रेजुलेशन कैसा भी हो सकता है, अभी हम पढ़ेंगे, फिलहाल मैंने रेजुलेशन का मतलब समझाया इफेक्टिव मीटिंग के अंदर, मीटिंग के अंदर ये होगा। नेक्स्ट आता है ऑर्डिनरली रेजुलेशन इन अ जनरल मीटिंग। ये क्या होता है, जनरल रेजुलेशन को ही हम ऑर्डिनरली रेजुलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। हमें ऑर्डिनरली रेजुलेशन पास करना पड़ेगा, जो नॉर्मल हमारी मीटिंग होती है। अगर उसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो अदर पर्सन है, जो क्या अगर कंसेंट हो जाए, उनकी सहमति हो जाए कि हाँ कर लो कोई दिक्कत नहीं, तो क्या होगा, हम फ्रेश डिबेंचर्स इसको इशू कर देंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी। कमेटी को अपॉइंट इतनी जल्दी थोड़ी ना करेंगे, हाँ कमेटी को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। कमेटी को अपॉइंट करेंगे, कहते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन बी अपॉइंट ए कमेटी ओवरसी द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स बाय पासिंग ए रेजुलेशन ऑफ द इफेक्ट द कमेटी सो अपॉइंट द प्रिपेयर द ट्रस्ट डीड विद द हेल्प ऑफ द कंपनी सिक्योरिटी। ये कहते हैं कि कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, वो कहते हैं कि अगर आपको डिबेंचर्स को इशू करना है तो एक कमेटी बना दो। कमेटी मीन्स कि एक ऐसा ग्रुप बना दो उन पर्सन का जो इन सभी किस्सों को संभालेंगे। जैसे कि आपने बैंक के अंदर, आपके कॉलेज के अंदर आपने देखा होगा कि आपके कॉलेज के अंदर 4 स्ट्रीम है, BA, BCom एंड BSc, ठीक है। और भी होती है MA, MCom, MA साइकोलॉजी, फलाना डिकला मुगरा, जो भी MSc जितनी भी होती है। अब फिलहाल हमें भी 2-3 छोटे छोटे को ले रही हूँ, तो इनका डिपार्टमेंट अलग होगा, इनका डिपार्टमेंट अलग होगा, इनका डिपार्टमेंट अलग होगा, है ना। ये थोड़ी ना होता है सभी का डिपार्टमेंट एक में रखो, नहीं, सबका अलग अलग होगा। तो यहाँ पर ये डिबेंचर्स है, ठीक है, डिबेंचर्स का डिपार्टमेंट अलग होगा। डिबेंचर्स की कमेटी बना दी जो इनको सभी को रेगुलेट करेगा, जो सभी को मतलब क्या करेगा, देखभाल करेगा, इनकी सभी की देखेगा। तो इस कमेटी को क्या बोलते हैं, ट्रस्ट डीड बोलते हैं। मीन्स कि इसमें एक ऐसा पर्सन अपॉइंट करा जाएगा जो इन सभी की, ये जो बहुत बहादुर इंसान है, इन सभी को ध्यान से देखेगा चौकन्ना होके। तो इसको भी हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ आएगा हमारा ट्रस्ट डीड, ठीक है, हो गया। ऑफर टू पब्लिक, नहीं पहले ऑफर नहीं आएगा, पहले गलत है ये आएगा पहले 4 नंबर पे। ये कहते हैं कि फिलिंग ऑफ द प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार।
रजिस्ट्रार के अंदर हमें प्रोस्पेक्टस को क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, मतलब दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये कंपनी क्या करने वाली है, डिबेंचर्स को इशू करने वाली है, पब्लिक को ऑफर करने वाली है, लाओ लाओ पैसा लाओ मेरे पास लाओ। ठीक है, अगर प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया, द स्टेटमेंट इज लीव ऑफ द प्रोस्पेक्टस मस्ट बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार एट द 3 डे। ये कहते हैं कि हर कंपनी को प्रोस्पेक्टस को इशू करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती है तो क्या करना पड़ेगा, उसे 3 दिनों के अंदर अंदर डिबेंचर्स को इशू करने से पहले क्या करना पड़ेगा, उस रजिस्ट्रार के अंदर क्या करना पड़ेगा, हम इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि मैं डिबेंचर्स इशू कर रहा हूं। अगर वो प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है तो नॉर्मल सी बात है, सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर ऑलरेडी मेंशन होगी। फिर उसके बाद क्या जाएगा, ऑफर टू पब्लिक, पब्लिक को ऑफर किया जाएगा कि ये जो इशू कर रही है फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन accompanied by a memorandum contain a silent feature of prospectus। ये देखो उल्टा पुल्टा कर रखा है इन्होंने, तो पहले ये आएगा, देन उसको पब्लिक को ऑफर किया जाएगा, देन ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ऑफर को अगर एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने कि हाँ चलो मैं आपका अपना पैसा ये इस कंपनी में लगाता हूं, तो क्या होगा, ये अलॉटमेंट होगा, फिर कंपनी उनसे ले लेगी। जैसे एक शेयर के अंदर हमने पढ़ा था, कैसे शेयर्स के अंदर हमने पढ़ा था कि अलॉटमेंट, नॉमिनेशन, इशू कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, ये क्या क्या होते हैं इन सब, ये तो ये वाला पॉइंट आपको कंप्लीट हो गया होगा। एप्लीकेशन इन स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन क्यों देनी पड़ती है, क्योंकि हमने शेयर के अंदर भी दी थी, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर से ये सभी चीज़ें परमिशन लेनी पड़ती है कि क्या आप डिबेंचर्स इशू कर सकते हो। अगर आपने परमिशन ले ली है तो क्या करना पड़ेगा, 10 वीक से पहले पहले उस चीज़ की इंफॉर्मेशन आपको स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सबमिट करनी पड़ेगी। फिर क्या होगा, सर्टिफिकेट इशू कर देंगे, सर्टिफिकेट इशू कर देंगे, उसके बाद उनकी पेमेंट भी हो जाएगी। एंड सर्टिफिकेट इशू होगा तो रजिस्टर के अंदर उनका नाम एंटर हो जाएगा और डिस्क्रिप्शन ऑफ ए चार्ज टू रजिस्ट्रार वेयर द डिबेंचर इशू द क्रिएट एनी चार्ज on the company property, the description on the charges must be filled by the register। मतलब कि कोई भी किसी भी तरह का चार्ज होता है, मतलब कि जैसे कि हम कोई भी फार्म भरने के लिए जाते हैं वो चार्ज करता है ना, 100 रुपये भरने के चार्ज करते हैं, वैसे उसकी मान लीजिए 300 रुपये फार्म की भी फीस है तो वो 100 रुपये ऊपर से भरने के चार्ज होते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको, ये फीस भी 30 दिनों के अंदर अंदर अलॉटमेंट के वो आपको सबमिट करवानी होगी रजिस्ट्रार के अंदर। ठीक है, बिल्कुल इजी सा है। ठीक है, सेम प्रोसेस है जैसे हमारी शेयर्स की थी। नेक्स्ट आता है कि क्या क्या डिबेंचर्स को वोटिंग राइट नहीं होते, प्रोहिबिशन है, मीन्स कि आपके ऊपर रोक लगाई गई है, आप ये काम नहीं कर सकते। पहली बात कि जो कंपनी है, देखिए अंडर सेक्शन 71 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 नो कंपनी शैल बी इशू डिबेंचर्स कैरी वोटिंग राइट। किसी भी कंपनी के डिबेंचर्स होल्डर को वोटिंग राइट नहीं होता कंपनी की किसी भी मीटिंग के अंदर अटेंड करने के लिए। ठीक है, ठीक है, ये कहते हैं कि इन केस ऑफ द डिबेंचर्स, ये कहते हैं कि इशू ऑफ डिबेंचर विद द पेरी पासु केसेस। पेरी पासु केसेस का मतलब क्या होता है कि जो अगर आपको डिबेंचर्स की, अगर आपके लिए एक डेटोल की साबुन की अमाउंट जो है 75 रुपये है पूरा पैकेट का, तो मेरे लिए भी 75 ही होगा, किसी और के लिए भी 75 होगा, आपके पापा के लिए 75 होगा, मेरे पापा के लिए भी 75 होगा। मीन्स की ऐसी अमाउंट जो सभी के लिए इक्वल है। पेरी फैसु क्लासेस के अंदर यही कहते हैं कि इन केस ऑफ द डिबेंचर आर इशू इन सीरीज के अंदर आपने अगर इशू किया है तो क्या होगा कि एक सेकेंड, दैट आर डिबेंचर शैल बी पेड प्रोपोर्शनेटली, पर मीन्स की जिसकी जितनी अमाउंट है वो उसे इतना ही पे करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ये अज्यूम किया जाता है कि एडिड इंपॉर्टेंस व्हेन द कंपनी इज शॉर्ट ऑफ कैश, अगर कंपनी के पास कैश कम है, ध्यान से समझ रहे हैं इस बात को। अभी हमने क्या कहा, ये 4% थे, ठीक है, ये 4% थे, इन्होंने इस कंपनी के अंदर पैसा लगा रखा था। ठीक है, इस कंपनी को क्या दे रखा था, लोन दे रखा था। ठीक है, कुछ एक ड्यूरेशन आई 2022 ही मान लीजिए,
इस कंपनी के लिए अच्छा टाइम नहीं था, शुरू में इसको लॉस हो गया, तो मान लीजिए इनको पेमेंट करनी थी चारों को, तो ये नहीं होगा कि जिसने पहले मेरे को लोन दिया मैं उसी को दूंगा, जिसने मुझे बाद में लोन दिया मैं उसी को दूंगा, जिसने मुझे बीच में लोन दिया मैं उसी को दूंगा। नहीं, ये पेरिफेरल क्लासेस क्या कहता है, जब इन केस जब कंपनी को लॉस हो जाता है या कंपनी इस कैपेबिलिटी के अंदर नहीं होती कि वो क्या कर दे कि लोन की पेमेंट कर दे वापिस, तो इस केस में वो सभी को इक्वल देगी। जितना मान लीजिए कि सबने 3-3 लाख रुपए लगा रखे थे, बट उसके पास केवल और केवल मान लीजिए 8 लाख रुपए हैं, ठीक है, तो 8 लाख को सब में कैसे डिवाइड करेगा, सबको वो 2-2 लाख दे के निफ्राम हो जाएगा, क्योंकि पेरिफेरल का मतलब यही होता है कि सभी को इक्वल अमाउंट में पेमेंट करना। देखो पढ़ते हैं आपको समझ में आ जाएगा। कहते हैं कि व्हेन अ कंपनी इज शॉर्ट ऑफ अ कैश, जब कंपनी के पास पैसों की कमी होती है, एंड डज नॉट हैव द अमाउंट टू द रीपेमेंट ऑफ द डिबेंचर्स की पेमेंट करने के लिए कोई भी पैसा नहीं है, तो इस केस में डिबेंचर हेल्ड बाय ए क्रेडिटर ऑफ अ कंपनी, नॉर्मल सी बात है, शुरू से क्रेडिटर होता रहे, रैंक इक्वली एज रिगार्ड चार्जेस, वो उनके इस तरह से रैंक किया जाएगा कि उन्हें इक्वली दिया जाएगा, ठीक है। अगर ये पेरिफेरल क्लासेस एब्सेंट में है, मीन्स कि ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं आपके अंदर, जैसे कि पार्टनरशिप डीड के अंदर पढ़ा था ना, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट में हो तो क्या होगा, सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी इक्वल कर दो, सभी की जितनी भी ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट होगा वो नहीं देंगे, हम कंपनी नहीं देती। तो इसी तरह से अगर पेरिफेरल क्लासेस को अगर एब्सेंस में है तो क्या होगा, लीगल पोजीशन विल बी दैट द डिबेंचर वुड बी पेबल अकॉर्डिंग टू द डेट एंड व्हेन दे आर इशू, उन्हें टाइम के हिसाब से देंगे फिर हम, ठीक है, समझ में आया। तो ये बहुत ज़रूरी है कंपनी के लिए कि पेरिफेरल जरूर बनाना चाहिए। कई बार क्या है, दिवालिया हो जाती कोई कंपनी, किसी के पास पैसा नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिबेंचर्स विद ट्रस्ट। इतनी सुबह से आप वेट कर रहे हो कि डिबेंचर ट्रस्ट इंटरेस्ट, डिबेंचर ट्रस्ट इंटरेस्ट, डिबेंचर ट्रस्ट इंटरेस्ट, होता क्या है डीडीए, क्योंकि हमने डिबेंचर स्टॉक के अंदर भी मैंने बोला था कि थोड़ा होल्ड रख के करो, ये भी हमने पढ़ा था कि जो यहाँ पे हमने बताया था कि ये वाला पॉइंट कि यहाँ पे थोड़ा होल्ड रखो। अब हम पढ़ने वाले डिबेंचर ट्रस्ट इशू, ठीक है। देखिए क्या होता है, देखिए मैं आपको इसका एग्जांपल देके समझाती हूँ। अब मैंने बताया, देखो सबको अगर सिक्योर्ड डिबेंचर्स को कंपनी इशू कर रही है तो कंपनी को उनको सबको क्या देनी पड़ेगी, सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, सबको देनी पड़ेगी। और पता नहीं लाखों करोड़ों डिबेंचर्स होते हैं किनके, कंपनीज के, तो क्या कंपनी सबका रिकॉर्ड रखती है, नहीं। इसके लिए एक स्पेशल पर्सन को अपॉइंट कर देते हैं या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको समझाया, आप सभी स्टूडेंट को संभालने के लिए, बीकॉम स्ट्रीम को संभालने के लिए केवल कॉमर्स डिपार्टमेंट के टीचर ही आपको संभालेंगे, बीए डिपार्टमेंट को के बच्चों को संभालने के लिए बीए डिपार्टमेंट के टीचर्स होंगे। तो इसी तरह से डिबेंचर्स को संभालने के लिए एक ग्रुप बना दिया जाता है, जिस ग्रुप को हम बोलते हैं ट्रस्टी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, ट्रस्टी। इस ट्रस्टी के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हो, जितना भी रिएक्शन हो, जितनी भी डाटा कलेक्ट करना हो, सारा का सारा काम ये ग्रुप करे। ग्रुप में क्या होते हैं, इंसान नहीं होते, कभी सोचो कि कोई और होते हैं, ठीक है। तो मीन्स कि एक हेड बना दिया जाता है कंपनी के बजाय। कंपनी ने इनको पावर दे रखी है कि आपको ये करने का अधिकार है, आपको अगर कोई गलत व्यवहार करे तो उसको रिजेक्ट कर दो, उसको आपको इशू करने का अधिकार है, फलाना फलाना फलाना, ठीक है। ये कहते हैं कि व्हेन A secured debenture are issued by a company, जब secured debentures कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए कंपनी टू मॉर्टगेज इट्स प्रॉपर्टी। तो कंपनी के लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और मॉर्टगेज देना हर एक को, मीन्स की सिक्योरिटी देना हर एक को कि लो 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 पैसा दो दो दो, नहीं। क्या करेंगे, सिक्योरिटी ऑफ ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी टू एवरी होल्डर ऑफ इट्स डिबेंचर। ये बहुत ही ज्यादा पॉसिबल नहीं है कि हर डिबेंचर होल्डर को प्रॉपर्टी ओनरशिप दे, इसलिए कंपनी नॉट पॉसिबल टू क्रिएट ए सेपरेट, सॉरी यहाँ सेपरेट ही है ना, हाँ सेपरेट चार्ज इन ए फेवर ऑफ द मैनी डिबेंचर ऑफ होल्डर। तो कंपनी के लिए ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हर डिबेंचर होल्डर के लिए सेपरेट प्रॉपर्टी के लिए अरेंज करे। तो इसलिए इट इज बिकम नेसेसरी फॉर अ कंपनी
टू अपॉइंट ए ट्रस्टी। तो कंपनी के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ट्रस्टी को वो अपॉइंट करे। और ट्रस्टी क्या होती है, अपॉइंट की जाती है, ये देखो मैंने लिखा हुआ है, एक ग्रुप एंड रिस्पॉन्सिबल ऑनेस्ट पर्सन। एक ऐसा पर्सन, एक ग्रुप ऑफ पर्सन होता है जो अपॉइंट किया जाता है और रिकॉर्ड करता है सारे डिवेंचर होल्डर की डाटा को। तो देखो यहां क्या लिखा हुआ है, दिस ट्रस्टी आर अपॉइंटेड टू द बेनिफिट ऑफ द होल्डर ऑफ डिवेंचर। होल्डर ऑफ डिवेंचर के लिए बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि ये जो ट्रस्टी पर्सन होते हैं ना, ये क्या करते हैं, देखो नाम से ट्रस्टी, ट्रस्ट दिखाना, मतलब इनके ऊपर भरोसा है यार, कैसे कैसे काम कर जाएगा, बिना ट्रस्ट के तो कोई काम ही नहीं होता। तो ये जो ट्रस्टी होते हैं डिवेंचर्स होल्डर को ये विश्वास दिलाते हैं कि कंपनी तुम्हारा पैसा दे देगी, कंपनी तुम्हें ये दे देगी। तो एक इनके अंदर पॉजिटिव वेव्स क्रिएट करते हैं। तो दैट्स वाई, इस कारण से कंपनी को इन्हें मॉर्टगेज नहीं देना पड़ता। एंड द ट्रस्ट डीड इज इशू दैम बाय विच द प्रॉपर्टी ऑफ द इशू कंपनी ऑन विच ए चार्ज इज क्रिएटेड ऑन द इशू ऑफ द वेंचर इज मॉर्टगेज टू बी। ये सारी बातें छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ये जो लिखा हुआ है ना ऐसे, इनको नोटिस करो। इन दिस वे ट्रस्टी आर इंटरपोज बिटवीन द कंपनी एंड मॉर्टगेज डिवेंचर होल्डर। तो ये ट्रस्टी क्या होगा, यहाँ पे डिवेंचर है, यहाँ पे कंपनी है, इन दोनों के बीच में एक मीडिएटर की तरह, मतलब कि बांध की तरह, एक ब्रिज की तरह काम करता है। और क्या काम करता है, द ट्रस्टी डिड कंटेन द डिटेल कंडीशंस एंड स्पेकुलेशन देन दैट सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द। और ट्रस्टी का मेन फोकस ये होता है कि किसी भी तरह की ऐसी एक्टिविटी ना हो जिससे कि डिवेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को नुकसान हो। ठीक है, मीन्स कि डिवेंचर होल्डर को किसी भी तरह का लॉस नहीं होना चाहिए। द ट्रस्ट डीड इज प्रिपेयर्ड जॉइंटली बाय द ट्रस्टी एंड द कंपनी। ये जो ट्रस्ट डीड है ट्रस्टी के द्वारा और कंपनी के द्वारा प्रिपेयर की जाती है, मतलब कि इसके अंदर जो क्या टर्म कंडीशन होगी इन पर्सन्स के द्वारा और कंपनी के द्वारा की जाती है। कंटेंट क्या होता है, कंटेंट मीन्स उसके बीच में, जैसे हम बोलते हैं ना कि प्रोस्पेक्टस के अंदर, प्रोस्पेक्टस छोड़ो, आपको आलू के पराठे बनाने हैं। आलू के पराठे हमारे बठिंडा के अंदर तो कैसे बनते हैं, हमारे हरियाणा के अंदर कैसे बनते हैं, हमारे और क्या लो यूपी के अंदर कैसे बनते हैं, सबकी रेसिपी अलग अलग है आलू के पराठे बनाने की, है ना। तो जो उसके अंदर गिरने वाले कंटेंट होते हैं, मतलब गिरने वाले आलू होगा, पोटैटो होगा पता नहीं, मुझे आते नहीं फिलहाल। तो जो सामान गिरते हैं वो सामान हम उसको लिस्ट बना लेंगे। तो इसी तरह से ट्रस्ट डीड बनाने, मुझे ये आते बनाना, ठीक है, आप मुझसे ये पूछ लो। तो यहाँ पे क्या होता है, तो ट्रस्ट डीड के अंदर कंटेंट क्या होगा, हमारे पास ये पता होता है कि डिबेंचर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मतलब कि प्राइस ऑफ ए डिबेंचर्स को हम डिटरमाइन करते हैं ये डीड, कि इतने प्राइस पर ये डिबेंचर इशू होना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेटअप करती है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ठीक है जी, कितने, मतलब ये जितनी बातें हमने शेयर्स के अंदर पढ़ी थी वो सारी बातें वो काउंट करता है, ट्रस्ट डीड करती है। कब होगा रिडम्पशंस, कब इसकी पेमेंट होगी, कितना, क्या डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब कि डिवेंचर होल्डर की सिक्योरिटी के बारे में सारी डिटेल इस ट्रस्टी डीड को होगी। और इसकी राइट और ऑब्लिगेशन है ट्रस्टी की कि इन केस कंपनी डिफॉल्ट हो जाती है तो ये जो है कौन है, ये ट्रस्टी है, ये क्या करेगी, डिवेंचर्स होल्डर को पेमेंट करेगी, तभी तो इसका नाम ट्रस्टी है। नेचर, क्लास एंड द प्रोसीजर ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द डिवेंचर्स, ये सभी तरह के परफॉर्मेंस यही परफॉर्म करती है। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेमेडीज अवेलेबल टू द डिवेंचर्स होल्डर। रेमेडीज मीन्स की फिर भी ट्रस्टी ने अच्छा काम नहीं किया, किसी कारण से ट्रस्टी क्या रहेगी, नाकामयाब हो गई, तो क्या होगा, दो तरह की रेमेडीज अवेलेबल है दो तरह के डिवेंचर्स के लिए। एक तो क्या थे, सिक्योर्ड डिवेंचर्स थे हमारे पास, एक थे अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स, है ना। सिक्योर्ड के लिए अलग 3 बातें हैं, अनसिक्योर्ड के लिए अलग 3 बातें हैं। मीन्स कि क्या क्या काम कर सकते हैं, अगर इनको पैसा नहीं मिला तो ये कहाँ जाए, किसके दरवाजे खटखटाएं, इसके बारे में बात कर रही हूँ मैं। तो अगर बात की जाए अनसिक्योर्ड क्रेडिट, मीन्स कि जो सिक्योर्ड नहीं थे, जिनको कंपनी ने ट्रस्ट वर्दी में नहीं थी, तो उनको क्या होगा, सबसे पहली बात वो डिवेंचर्स होल्डर कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं और उसके ऊपर केस कर सकते हैं, मतलब कि उसके ऊपर केस कर सकते हैं कंपनी के ऊपर कि इस कंपनी ने हमसे इतना पैसा लिया था, अब ये देने के लिए मना कर रही है, तो मुझे पैसा दिलाओ। किसके पास जाएगी, कोर्ट के पास। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि इन केस ऑफ द कंपनी इज इनकेपेबल टू पे ऑफ द डिवेंचर, अगर
डिबेंचर्स की पेमेंट करने में इनकैपेबल है तो डिबेंचर होल्डर कैन मेक एन अपील ऑफ द, यही बात दोबारा से, यहाँ पे तो कोर्ट में केस करेगी, यहाँ पे अपील होती है। अपील आपने, अब आप इनकम टैक्स पढ़ोगे ना अगले आने वाले सालों में, तो आपको पता चलेगी अपील 3 से 4 तरह की होती है। ठीक है, आप पहले नॉर्मल अपील करते हैं, देन आप क्या करते हो, सुप्रीम अपील करते हो, हाई कोर्ट अपील होती है ना, सॉरी पहले हाई कोर्ट आती है, फिर सुप्रीम आती है, लास्ट होती है, फिर जुडिशियल भी होती है बीच में, दूसरे नंबर पे जुडिशियल होती है, तो उनके बारे में अभी डिस्कस नहीं करते। अपील एक क्या होती है कि पिटिशन होती है, कि प्रार्थना पत्र होता है कि मुझे क्या कर दो, मुझे इंसाफ दिलाओ। और पिटिशन ये भी होती है, इनका कहते हैं कि ये जो डिबेंचर होल्डर अपील करते हैं कि कंपनी को बंद कर दो भाई, कि पैसा नहीं दे रही, मेरा नहीं दिया तो किसी और का भी नहीं देगी, किसी और को ठगेगी ये, है ना, तो इनको बंद करने के लिए भी अपील कर सकती है। इफ द कंपनी इज प्रोसेसिंग ऑफ बीइंग द वाउंडिंग अप, मतलब कि कंपनी बंद होने की प्रोसेस में है, मीन्स कि लिक्विडेटर को अपॉइंट कर दिया, जो कंपनी को बंद करता है ना, उसको अपॉइंट कर दिया। द होल्डर ऑफ अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स कैन बी स्टेट हिज क्लेम ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हिज लाइक द अदर्स अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। कहते कि जब कंपनी क्या है लिक्विडेट होती है ना, तो इनको भी पैसा मिलता है चौथे नंबर पर, सबसे पहले किसे मिलेगा, सिक्योर्ड को ही मिलेगा, जो क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर के बारे में। सिक्योर्ड क्रेडिटर सबसे पहला पॉइंट कहते हैं राइट टू फाइल द सूट, सेम पॉइंट है, केस दर्ज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट कहते हैं अपॉइंट ऑफ द रिसीवर, ये कहते हैं कि इन केस यही बात है कि जब अगर कंपनी ने पैसे देने से मना कर दिया, फिर है नहीं उसकी कैपेबिलिटी, तो ये क्या करेगा, अपॉइंट ए रिसीवर, एक रिसीवर को अपॉइंट करेगा खुद, और ये कहेगा इफ दे आर सो एम्पावर बाय द कंडीशन अंडर द डिबेंचर हैड बीन रिसीव ए रिसीवर हैज अपॉइंटेड शैल बी फॉलोइंग राइट। मीन्स कि जैसे कि ट्रस्टी अपॉइंट किया था कंपनी ने कि मैं ना दूं तू दे दियो, तो इसी तरह से होल्डर भी अपॉइंट कर सकता है एक रिसीवर्स को, कि इसी तरह से उस रिसीवर को ये राइट है कि कंपनी के अंदर जो कंपनी जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसके अंदर उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है कंपनी की, कंपनी ने उसको सिक्योर किया था, वो क्या है उसे सेल कर सकते हैं। ठीक है जी। रिलीजिंग द अमाउंट ऑफ द सिक्योरिटी बाय फोर्स क्लोजर, ये कहते हैं कि बात वही रिपीट हो रही है बट कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंस, अगर ध्यान से समझो तो। ये कहते हैं कि देखो यहाँ मोटे मोटे अक्षरों में दिखाई दे रहा है, मोटे तो नहीं है, थोड़े पतले पतले हैं, अपनी एसेट्स पर जो अधिकार होता है वो खत्म हो जाता है। किसका, कंपनी का, जो कंपनी ने मॉर्टगेज के तौर पे दे रखी थी उस पर्सन को, उस डिबेंचर होल्डर को, वो पर्सन के जो डिबेंचर होल्डर की प्रॉपर्टी, जो कंपनी की प्रॉपर्टी थी, उस कंपनी की अधिकार चला जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी, ये भी वही कर सकता है, भाई कंपनी बंद कर दो, इसने मेरा पैसा नहीं दिया तो किसी और का क्यों देगा, ये जाएगा ट्रिब्यूनल के पास, ट्रिब्यूनल होती है अदालत, वाइंडिंग अप करने के लिए, बिकॉज ही इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, कंपनी का क्रेडिटर है, तो अगर उसने प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दी, इंटरेस्ट नहीं दिया, तो वो इस केस में कहाँ चला जाएगा, हमारे कोर्ट के पास चला जाएगा। ठीक है, सेल ऑफ द सिक्योरिटी थ्रू द ट्रस्टी, ट्रस्टी के थ्रू सिक्योरिटी को सेल कर देगा। ठीक है, वही बात आ रही है बार बार। रिडीम इन केस ऑफ द कंपनी बिकम इंसॉल्वेंट, ये कहते हैं कंपनी जब वाइंडिंग अप होती है ना, मीन्स कि जब डिबेंचर होल्डर का जब वो क्या बोलते हैं डिबेंचर होल्डर की पेमेंट करने में कैपेबल नहीं होती, तो डिबेंचर होल्डर को, बस यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है कि डिबेंचर होल्डर को केवल प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा, उसके अलावा इंटरेस्ट नहीं मिलता है इन केस ऑफ द कंपनी इंसॉल्वेंट। देखिए, द होल्डर ऑफ ए डिबेंचर मे बी रिलीज द अमाउंट ड्यू टू हिम बाय सेलिंग ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर इंसॉल्वेंट होगी, जो उसके पास प्रॉपर्टी थी, क्या कंपनी लेने आएगी उससे? अगर लेने भी आ गई ना, मीन्स की कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेने भी आ गए ना, उल्टा उन्हीं के ऊपर केस होगा, एक तो तुम पैसा नहीं दे रहे, ऊपर से सिक्योरिटी लेने आ गए, है ना, कितने गंदी नीति के हैं वो, कितने गंदे लोग हैं, है ना। तो क्या करेगा वो, प्रॉपर्टी को सेल कर देगा, अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। बट प्रॉपर्टी को सेल करने से आपको ही पता है, जैसे कि देखिए बैंक से आपने लोन लिया, बैंक से आपने जब लोन लिया था तो उस टाइम क्या लिया था, बैंक ने मान लीजिए आपने 10 लाख का लोन लिया, आपका एक 10 लाख का प्लॉट है, तो प्लॉट के जो प्रॉपर्टी के जो कागज है आपने वो दे दिए। मान लीजिए आप दिवालिया घोषित हो गए हैं, तो बैंक तो केवल 10 लाख की भरपाई कर पाएगा ना, जो इंटरेस्ट होगा तो उस प्रॉपर्टी से थोड़ी ना हो सकता है
है ना। वो बात की बात है, वो कहीं और इन्वेस्ट कर दे, वो बात की बात है, उसके ऊपर कॉम्प्लेक्स बना दे या किसी भी तरह की इंडस्ट्री सेटअप कर दे, वो अलग बात है। बट एट द प्रेजेंट उस बैंक को केवल प्रिंसिपल अमाउंट की ही क्या रिकवरी होगी, इंटरेस्ट की कोई सी भी तरह की रिकवरी नहीं होगी। इसी तरह से कंपनी के अंदर होता है कि जो अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो डिबेंचर होल्डर को केवल प्रिंसिपल अमाउंट मिलता है और इंटरेस्ट नहीं मिलता है। क्लियर दिस पॉइंट। बट ही डज नॉट हैव एनी राइट टू क्लेम एनी इंटरेस्ट आफ्टर द वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी। जब कंपनी वाइंडिंग अप हो जाए, कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाए, किसी भी केस हो जाए, तो उसको इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं होगी, बट कम से कम उसको कुछ तो मिल रहा है। बट अनसिक्योर्ड वालों को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, बेचारे ठन ठन गोपाल हो जाएंगे अगर इनको पैसा नहीं दिया तो, है ना। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये चैप्टर, जो ये देखो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी आया 2016 के अंदर। मैथड ऑफ इशूइंग द डिबेंचर्स एंड रिडीम करने का उस टाइम ये आया हुआ था, और मीन्स की जो भी मैंने समझाया रिडीम कैसे करते हैं और मेथड क्या है। बट ये अब जो 2019 का जो पेपर है मेरे पास कंपनी लॉ का, 2021 वाले पेपर को भी अपलोड करूंगी मैं अभी, उसके अंदर देखो ट्रस्ट डीड आया हुआ है और ये आया हुआ है। अगर आपको ये जानना है कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना, कि जो अब आने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, कैसे थ्योरी को अटेम्प्ट करना है, किस तरह के पेन को यूज़ करना है, कितना टाइम कितने क्वेश्चन पे देना है, ये पूरी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही थोड़े समय के लिए, ठीक है। और ध्यान रखना अपने पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी रखो, और कभी भी फ्यूचर को अनसर्टेनिटी में मत लेके आने दो, क्योंकि फ्यूचर इज वैसे भी हमारा अनसर्टेन में है ना। सो अब जो हमारे चैप्टर हो गए हैं कवर, यहाँ तक पहुँच चुके हैं, 3 चैप्टर की बात हो रहा है, इनमें से भी हमारे 15-15 नंबर का हो रहेंगे, क्योंकि मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये जो क्वेश्चन कहाँ गया मेरा क्वेश्चन पेपर, भाई मेरा क्वेश्चन पेपर कहाँ गया, तुमने तो नहीं ले लिया बच्चों, नहीं मिल गया, देखिए दिखाई दे रहा है। व्हाट इज अ डिपॉजिटरी सिस्टम, ओह ब्लर हो गया। व्हाट इज अ डिपॉजिटरी सिस्टम, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ द डिपॉजिटरी सिस्टम, ये जो चैप्टर है वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसमें से 4 नंबर में आया हुआ। अगर मैं अभी सारा पेपर दिखा दूंगी तुम देखोगे क्या अगली वीडियो में, है ना। सो टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।